माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग KBS PRT 2020 के लिए हम लोग बायो पढ़ेंगे और बायो का पहला चैप्टर है, देखिए क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, मैं आप लोगों को फिर एक बार बता देता हूं कि हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्लास 9th और उससे थोड़ा सा हम लोग एबव हम लोग अपना लेवल लेकर चलेंगे। देखिए, एक अच्छा एजुकेटर का क्या काम होता है कि आपको वो चीज़ पढ़ाए जो आपको एग्जामिनेशन में आए। ठीक है, ऐसा नहीं, पढ़ाने के लिए तो बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, MSc लेवल की चीज़ों को मैं आपको पढ़ा नहीं सकता, वो आपके लिए बेकार हो जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए हमको वो पढ़ाना है या आपको वो पढ़ना है जो एग्जामिनेशन में आए। तो आप हमेशा अपनी आँख को एग्जामिनेशन पे फोकस रखेंगे और एग्जामिनेशन में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, इस सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि व्हाट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है ना, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो है हमारा वो है सेल। क्या है सेल? सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सेल क्या होता है, व्हाट इज़ सेल। जैसे देखिए कि हमारे पूरे बॉडी जो है, बॉडी का एक यूनिट जो है वो क्या है, सेल है। जिस तरह से हम आपको कहें कोई मकान है और मकान का एक यूनिट क्या होगा, तो हम कह सकते हैं उस मकान का यूनिट क्या होगा, ब्रिक। ठीक है, अब बहुत सारे ब्रिक्स को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वॉल। अब बहुत सारे वॉल्स को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक रूम बनेगा। ठीक है, अब बहुत सारे रूम्स को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, बिल्डिंग बन जाएगा। ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडी में भी क्या है, सबसे फंक्शनल यूनिट लाइक टॉप पर है सेल। अब बहुत सारे सेल को मिलाएंगे तो टिश्यू बनेगा। अब बहुत सारे टिश्यू को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, टिश्यू सिस्टम बनेगा। ठीक है ना, अब बहुत सारे टिश्यू सिस्टम को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, ऑर्गन, और ऑर्गन को मिलाएंगे तो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम को मिलाएंगे तो क्या हो जाएंगे, लिविंग ऑर्गन। इस तरह से चलता है यह ट्रेंड। तो हम लोग समझ पाए कि देखिए कि सेल क्या होता है। सेल जो होता है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। यानी कहने का मतलब सेल को, बहुत सारे सेल को मिलाएंगे तो टिश्यू होगा, और बहुत सारे टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, और बहुत सारे ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होगा, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ तक हम समझ पाए कि क्या होता है, ये फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है सेल। सेल को हम लोग पढ़ेंगे, सेल दो भागों में बांटा गया है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो सबसे पहले हम यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को आपको समझाना चाहते हैं कि क्या होता है यूनिसेलुलर और क्या होता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर वैसे सेल को कहते हैं जो सिर्फ एक सेल का बना होता है। क्या, किस सेल का बना होता है, एक सेल का। और मल्टी सेलुलर हम वैसे सेल को कहते हैं जो एक से ज़्यादा सेल का बना होता है, पहला। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है कि यूनिसेलुलर में क्या होता है, डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं पाया जाता। ठीक है ना, और मल्टी सेलुलर में डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है डिवीज़न ऑफ लेबर, इसको समझिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपके घर में कि सबको काम के लिए बंटवारा मिला हुआ है। आपका काम है पढ़ना, मम्मी का काम है खाना वाना, पापा का काम है पैसा अर्न करना, तो सबके लिए काम बटा हुआ है। ठीक है ना, उसी तरह से कि मल्टी सेलुलर में भी होता है कि सभी के लिए काम अलग अलग बट जाते हैं, तो उसके लिए अलग अलग सेल्स होते हैं। पर जो यूनिसेलुलर होता है वह एक ही सेल से सारा काम करता है। एक ही सेल से क्या करता है, वह लोकोमोशन करता है, चलता भी है। एक ही सेल से वो डाइजेशन भी करता है, एक ही सेल से एक्सक्रीशन भी करता है, एक ही सेल से रेस्पिरेशन भी करता है। इस तरह का आपको एग्जाम्पल आपको पहले भी पढ़ने को मिला होगा। वो इस तरह का जो ऑर्गेनिज्म होता है वो यूनिसेलुलर, और उसका मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है अमीबा। तो ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल है अमीबा। तो देखिए हमने इसको लिख दिया है ऊपर में, लिखने की ज़रूरत नहीं है कि देखिए मेड अप ऑफ सिंगल सेल, मल्टी सेल, मोर ऑफ द वन सेल। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है, इसमें डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और इसका एग्जांपल हायर प्लांट और एनिमल्स जितने भी, और इसका जो एग्जांपल है लोअर प्लांट और एनिमल, जिसमें से आपको हमको याद रखना अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और स्लाम मोल्ड। ठीक है, ये सब मतलब जो है यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स हैं। अब हम लोग यहाँ से इसके आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सेल की तरफ बढ़ना चाहेंगे। तो देखिए हम लोग सेल स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे कि व्हाट इज़ सेल स्ट्रक्चर। हम सेल स्ट्रक्चर को दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग तो होगा एनिमल सेल और दूसरा भाग होगा प्लांट सेल। ठीक है, अब एनिमल सेल को पढ़ने के लिए और प्लांट सेल को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ सेल्स के बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि देखिए यह हमारा सेल है और सेल के बीच में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो होता है ये होता है न्यूक्लियोलस। ये होता है न्यूक्लियोलस।
जो कि जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, नो मेम्ब्रेन, किसी भी मेम्ब्रेन का यह बना नहीं होता। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे आगे, ठीक है। बस अभी आपको याद रखना है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है जो नो मेम्ब्रेन, कोई भी मेम्ब्रेन का नहीं होता है, और न्यूक्लियस जो होता है हमारा जो यह डबल मेम्ब्रेन का होता है बना, ठीक, डबल मेम्ब्रेन का बना होता है। सबों को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम लोग इसका सैलिएंट फीचर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और यह जो होता है क्या, न्यूक्लियस के अंदर जो भी लिक्विड्स भरे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के बाहर जो होते हैं ये साइटोप्लाज्म, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिला करके हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और इसी प्रोटोप्लाज्म को क्वाइंट किए थे क्वाइंट द टर्म बाय पुरकिंजे। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग यहाँ से नोट कीजिए इसे। आइए माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए अब हम लोग समझते हैं न्यूक्लियस को। व्हाट इज़ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस को मैंने बताया था कि न्यूक्लियस जो होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके आउटर वॉल जो होते हैं ना वो कहीं कहीं जगह से थोड़े से पोरस होते हैं, वहाँ से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकलते हैं, ठीक। मैं अपना डायग्राम बनाया आपको समझा रहा हूँ। और न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। किसने खोज की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी। न्यूक्लियस के बारे में देखिए, समझिए कि क्या होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, और उसका आउटर मेम्ब्रेन जो होता है ये क्या होता है? पोरस। इसी पोरस से क्या होते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगे होते हैं, वो जा कर के फिर यह जो हमारे सेल के चारों तरफ से अटैच्ड हो जाते हैं, जिससे वो क्या करता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे सेल को एक फ्रेम स्ट्रक्चर देता है। हम उसको आगे आपको बताएंगे उसमें भी, लेकिन अभी आप यहाँ समझ लीजिए कि न्यूक्लियस क्या होता है। व्हाट इज़ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन का बना होता है, और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। इसमें क्या होता है? नो मेम्ब्रेन, कोई भी मेम्ब्रेन का बना नहीं होता। याद रखिएगा, न्यूक्लियोलस किसी भी मेम्ब्रेन का बना नहीं होता है। और इसके अंदर होता है राइबोसोम, ठीक है ना। इसका फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, इसीलिए इसको कहा जाता है फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। यहाँ पे राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियोलस के अंदर, ठीक है। और इसके बाद फिर राइबोसोम चला जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम आगे आपको बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो होता है ये फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम होता है। और न्यूक्लियस के अंदर एक लंबे पतले धागे की संरचना होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन बोलते हैं, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जब यह कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, यानी कंडेंस्ड फॉर्म में तब आता है जब इसे सेल डिवाइड करना, सेल डिवीजन की जब स्टेज आती है तब यही क्रोमेटिन रेटिकुलम क्या होता है? यह कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाता है। और कंडेंस्ड फॉर्म में जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम। यह क्रोमोसोम आप देख रहे हैं, क्रोमोसोम इस तरह से पेयर में लगा हुआ, एक जो होता है फादर के साइड से आता है और एक मदर के साइड से आता है। और यह जो होता है बीच में जो कंस्ट्रक्शन जो देख रहे हैं, इस कंस्ट्रक्शन का नाम होता है सेंट्रोमियर। यहाँ पे ये सेंट्रोमियर का क्या काम होता है? सेल डिवीजन जब होता है वहाँ पे यहाँ पर स्पिंडल फाइबर इस जगह से अटैच्ड होते हैं। इसकी भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। फिर भी आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए, ठीक है। अब क्रोमोसोम जो होता है एक ह्यूमन बीइंग्स में, यानी कि हम लोगों में 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं। यदि इसको नंबर में कहूँ तो 46 होता है। हमने क्रोमोसोम को दो भागों में बांटा। क्रोमोसोम के एक भाग होते हैं ऑटोसोम, दूसरा भाग होता है सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम जिसकी संख्या होती है 22 पेयर, यानी इसको 44 कह सकते हैं। सेक्स क्रोमोसोम जो कि 2 पेयर होते हैं, या तो इसको XX या XY, ठीक है। XX होगा तो गर्ल्स होगा और XY होगा तो बॉय होगा। तो ये ऑटोसोम क्या होता है? ऑटोसोम ये सोमेटिक कैरेक्टर को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब सोमेटिक कैरेक्टर के नहीं मतलब हमारे आँख, चेहरे, ठीक है, फेस, ठीक है, बाजू, जो भी चीज़ है हमारा जो एक्सटर्नल चीज़ है उस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये हमारा वाला ऑटोसोम्स क्रोमोसोम, ठीक है। और जो सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि लड़का होगा या लड़की होगा, ठीक है, उसके लिए सेक्स क्रोमोसोम अलग से होते हैं जो कि XX और XY होता है। तो आपसे पेपर में आएगा, पूछेगा कि क्या फंक्शन होता है ऑटोसोम, तो ऑटोसोम का फैक्टर होता है ये सोमेटिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है? समझ में? सोमेटिक कैरेक्टर क्या होता है कि हमारे एक्सटर्नल जो बनावट है, ठीक है, जो हमारा जो कलर है, ठीक है, आई, नोज़, ठीक, इसका जो टेक्सचर है, इसका बनावट है, उसके लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा ऑटोसोम, जिसकी संख्या 22 पेयर होती है। तो आप लोग यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग क्रोमोसोम को थोड़ा सा इसको समझाएं। देखिए क्रोमोसोम जैसा कि मैं बताया कि ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम के अंदर जो होता है DNA और RNA होता है, और DNA RNA के अंदर क्या होता है? जीन होता है, ठीक है।
इसका जो क्या काम होता है कि देखिए कि यह जो भी है चीज़, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, सब तो एक ही यूनिट के हिस्से हैं। क्रोमोसोम से ही मतलब क्रोमोसोम के हिस्से हैं डीएनए, आरएनए, और डीएनए, आरएनए के ही हिस्से हैं जीन, ठीक है ना। यानी कि एक जीन जो है सबसे छोटा यूनिट होता है। जीन को यदि हम मतलब एक्यूमुलेट करो, मिलाओ, तो एक डीएनए, आरएनए का फॉर्मेशन में बहुत सारे डीएनए, आरएनए को मिलाओ तो क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम, ठीक है ना। और क्रोमोसोम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम रहता है। तो ये देखिए डीएनए, आरएनए क्या आता है, ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, आरएनए। इसका नाम होता है डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो होता है यह डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है ना। और आरएनए जो होता है यह सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जो कि ज़्यादातर वायरसेस में जो मतलब जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है वो आरएनए होता है। अभी कोरोना वायरस का नाम आप लोग सुन रहे हैं, ठीक है ना, उसमें जो है यही आरएनए ही होता है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं जीन। ये जीन क्या होता है, यही जो भी हमारे कैरेक्टर्स है सब कुछ इसी के अंदर होते हैं। आँखों का कलर, रंग, चेहरा, रूप, रंग, सब कुछ जो होता है ना, ये यही मतलब कैरेक्टर हमारा शो करता है जीन, ठीक है। सभी सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं इसी से मतलब इंडिकेट किए जाते हैं, जीन से कहते हैं। तो इसका टोटल यदि हम उसको मिला करके पूछा जाए तो क्या इसका आउटकम निकला, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, जीएनए, इसका काम क्या होता है, यह ना कैरेक्टर को कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर को कैरी करने में यह रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया, आप लोग इसे नोट कीजिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अब हम लोग नेक्स्ट में पढ़ रहे हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप लोगों को पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से क्रमिक मैंने इसको नोट्स को इस तरह से माइंड में सेट किया है ताकि आप लोगों को पढ़ने में सहूलियत हो, ठीक है। यदि मैं इसको ठीक ढंग से कोरिलेट करके ना पढ़ाऊँ तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग ध्यान से चीज़ों को देखिए, जो भी चीज़ बच रहे हैं उसको मैं बाद में उसको क्लियर करूँगा। जो मेन थीम है, जो मेन बात है, उसको मैं चाहता हूँ आपको पहले बता दूँ और कुछ चीज़ों से आप लोग पहले अवगत हो जाए, ताकि जो बची हुई चीज़ है उसको बताने में काफ़ी मज़ा आए और आप लोग आसानी से उसको समझ सकें। यही मेरा पढ़ाने का तरीका है। तो चलिए देखिए कि सबसे पहले अब हम पढ़ तो लिए न्यूक्लियस, अब हम लोग पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया था थोड़ी देर पहले कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है कि यह फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर ऑफ सेल को क्या करता है, फ्रेमवर्क देता है। ठीक उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि आप साइकिल देखते हैं, साइकिल का, और उसके चारों तरफ से जो स्पोक्स लगे रहते हैं, वो स्पोक्स के लगे होने से क्या होता है कि वह जो व्हील जो होता है उस व्हील को एक स्ट्रक्चर मिल जाता है, ठीक है। उसी तरह से यह जो हमारा सेल है वो सेल को क्या करता है, फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर देता है कि ठीक स्पोक लाइक लग रहा है देखने में। और यह कहाँ से निकल रहा है, देखिए न्यूक्लियस के जो है आउटर वाले मेम्ब्रेन से होते हुए यह हमारे सेल के पेरिफेरी को टच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यह होता है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह काफ़ी क्वाइल्ड रूप नुमा संरचना होता है। ये देखिए इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, इस तरह से होता है। इसको हम लोगों ने दो भागों में बांटा। देखिए एक और एक महत्वपूर्ण बात कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यह जो है आरबीसी में नहीं पाया जाता है। आरबीसी और स्पर्मेटोजोआ में यह एब्सेंट होता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताऊं कि यह आरबीसी के बारे में हम आपको बताते हैं, इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा कि आरबीसी में क्या एब्सेंट होता है। दो चीज़ एब्सेंट होता है। एब्सेंट क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पेपर में आता है कई बार कि आरबीसी में क्या एब्सेंट होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और बहुत आपको सुनकर के धक्का लगा होगा कि न्यूक्लियस किस तरह से, कि न्यूक्लियस तो सेल का सेंट्रल पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्यों होता है मैं आपको उसके बारे में बाद में कभी बताऊंगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होने का क्या रीज़न होता है। यह न्यूक्लियस फिर सेकंड में मैंने आपको बताया क्या कि यह जो है आपके लिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है यह भी एब्सेंट होता है, ठीक है। ये एब्सेंट होने का एक यदि आपको जानकारी चाहिए ही तो मैं आपको बता सकता हूँ थोड़ा सा कि इसलिए एब्सेंट होता है कि देखिए आरबीसी को क्या काम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना होता है। इसलिए ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड भी वो कैरी करता है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा होना चाहिए। उसका स्ट्रक्चर भी जो होता है डिस्क्वाइडल आकार का होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि वहाँ पर जो है यह हमारा जो है यह न्यूक्लियस और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है। और मेन जो फंक्शन होता है वहाँ पे ऑक्सीजन को कैरी करने के कारण से ऐसा होता है। और भी कई सारे रीजन्स होते हैं जिसकी चर्चा मैं कभी फिर आपको बता दूंगा। ऐसे मैंने आपको क्यूरियोसिटी के लिए बता दिया कि क्यों एब्सेंट होता है, ठीक है।
तो आप याद रखिएगा कि आरबीसी एब्सेंट होते हैं न्यूक्लियस, आरबीसी में एब्सेंट होते हैं न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब चलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैंने दो भागों में बांटा। RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसका मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। R फॉर रफ ये क्यों होता है कि जो कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि यह इस तरह से, यह जो है ना इस तरह से, यह राइबोसोम है, यह क्या है, यह राइबोसोम है। तो राइबोसोम के कारण से, जिस के कारण से इसको हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ पे ये राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, जैसे ये यहाँ पे कोई भी राइबोसोम नहीं है, तो इस जगह को हम कह सकते हैं इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों की ज़बरदस्त फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है, पहले थोड़ा सा अंतर भी समझते हैं और फंक्शन भी समझते हैं। देखिए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने लिख दिया है कि राइबोसोम प्रेजेंट होता है, हमने क्रॉस लगा दिया, इसका मतलब यहाँ पर एब्सेंट होता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है फैट, लिपिड, स्टेरॉयड हार्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और यह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये सेक्रेटरी नेचर होने के कारण से यह लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। और जबकि यह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यह डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन कहने का मतलब यह होता है कि जब हमारे सेल में के अंदर में कोई भी मतलब इस तरह का कोई जहरीला सब्सटेंस बनता है, जैसे देखिए कोई आदमी अल्कोहलिक होता है, बारबिचूरिक होता है, नशा खोरी करता है, ठीक है, तो उसके सेल में इस तरह से जहरीले अवशिष्ट जो होते हैं जमा हो जाते हैं, तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम जो करता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ठीक है। यहाँ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है कि डिटॉक्सिफिकेशन किसके लिए कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है डिटॉक्सिफिकेशन, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जब आप ये समझ में आ गए, अब देखिए अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया सेक्रेटरी नेचर का होता है, ये लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। और लाइसोसोम के बारे में हम आपको बताएंगे, ऐसे आप लोग जान जाइए लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइडल, आत्महत्या की थैली। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि व्हाट इज़ द सुसाइडल बैग। लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडेबल, इसको क्यों कहते हैं आत्महत्या की थैली, अपने सेल को ही क्यों डिस्ट्रॉय कर देता है, इसके बारे में मैं आपको अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो अभी आपको ये समझना है कि सेक्रेटरी नेचर का होता है ये, ठीक है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये लाइसोसोम को क्रिएट करता है, ठीक। अगले बार में हम लोग पढ़ेंगे कि यह सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, ये प्रोटीन और डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस डेफिनेशन को और इस अंतर को आप लोग ध्यान से समझ लेंगे, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैं बार बार आपको फोकस कर रहा हूँ। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अंतर ये है, आपको ये याद रखना है, ये कभी नहीं भूलना है इसमें से, कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये इसके लिए आप पूछेगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या आया है अब तक के एग्जाम में, तो यही आया है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन सिंथेसिस, और इसके लिए ये। और एक ये क्वेश्चन पूछा गया है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए क्या होता है, तो मैंने आपको बता दिया डिटेल से, ठीक है। अब आपको समझ में आए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए यह है गोल्जी बॉडी, ठीक है। अब हम गोल्जी बॉडी को बारे में पढ़ रहे हैं कि गोल्जी बॉडी क्या होता है। गोल्जी बॉडी के अनेक और भी नाम है, इसका नाम है गोल्जी एपरेटस भी इसको कहते हैं, दूसरा नाम इसको डिक्टियोसोम भी कहते हैं। इसको डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी, ठीक है। कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था और इन्होंने अपने ही नाम पे इसका नाम डाल दिया गोल्जी बॉडी, ठीक है। गोल्जी बॉडी के बारे में हम लोग देखिए, गोल्जी बॉडी यह जो होता है यह इंडोप्लाज्मिक, इसके बारे में एक बात आपको समझना है कि इसका जो पोजीशन होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ठीक बगल में ही होता है, ठीक है। इसके कारण से दोनों के बीच में क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, उसके चैनल शेयरिंग होती है, ठीक है ना। ये आप लोगों को पूछेगा नहीं, मैंने आपको इस तरह बता दिया, इस तरह से चैनल शेयरिंग होती है, प्रोटीन की शेयरिंग होती है, ठीक है। इसके बीच में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के बीच में क्या है कि दोनों जो होते हैं ऑर्गेनेल काफ़ी एक दूसरे के पास पास होते हैं। और यह इसका स्ट्रक्चर होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे मतलब जैसे एक बैग है, बैग के ऊपर बैग, बैग के ऊपर बैग, बैग इस तरह से रखा हुआ, इस तरह से ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, ठीक इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से दिखाई पड़ता है। देखिए इस तरह से, जैसे यह है, इसके ऊपर ये रखा हुआ, इसके ऊपर ये रखा हुआ। इसके दो फेस होते हैं, एक ट्रांस फेस होते हैं और सिस फेस होते हैं। याद रखिएगा कि गोल्जी बॉडी सिस फेस एंड ट्रांस फेस इज़ फाउंड इन, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिस फेस और ट्रांस फेस किस में पाया जाता है, तो हम लिखेंगे गोल्जी बॉडी में होता है। देखिए अब गोल्जी बॉडी में क्या होता है कि यह वाला जो है, ये वाला हिस्सो हम सिस्टर्नी बोलते हैं, और यहाँ से जो प्रेशर पड़ के जो निकलते हैं छोटे छोटे गोल गोल
इस तरह से आउटगोइंग ट्रांसफॉर्म जो होता है उसको हम लोग वेजिकल्स बोलते हैं, ठीक है ना। बस इतना ही चीज़ इसके बारे में याद रखना। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है जो इसका फंक्शन है और कुछ नहीं है, इसका फंक्शन है, इसको पहला हम बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ये पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसको पूछते हैं कि ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, गोल्जी बॉडी। जिस तरह से मैंने आपको बताया सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है, ठीक है ना, लाइसोसोम को कहा जाता है, उसी तरह से इसका भी नाम है ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। इसको क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यह जो है इसके बारे में क्या आता है कि रिस्पॉन्सिबल ऑफ पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। बस इस बार याद रखना है कि इसका फंक्शन में यही चीज़ आता है, लिखा हुआ मिलेगा रिस्पॉन्सिबल ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग शब्द आ जाए या पैकेजिंग, ये इसको याद रखना है, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। बस उसको दिमाग में टिक आउट कर देना है। इसका काम है गोल्जी बॉडी का। या इसके दूसरे तरह से इस तरह से आपको लिखा हुआ मिल सकता है पेपर में, टू प्रोसेस एंड पैकेजिंग प्रोटीन्स। तो यही इसका फंक्शन होता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अभी थोड़ी देर के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे, तब तक आप इसको नोट कीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। आपने पीछे का नोट कर लिया, अब माइटोकॉन्ड्रिया पर। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आसान तरीके से समझना है। माइटोकॉन्ड्रिया के एस्पेक्ट में जितने सारे क्वेश्चंस अब तक टीचिंग एग्ज़ाम में आ चुके हैं या एसएससी भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ठीक है, मैंने सबको यहाँ पे कंपाइल कर दिया है, ठीक है। वो क्या सब आए हैं वो आप यहाँ देखिए। सबसे पहले मैं बताऊँ कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह सभी यूकैरियोट्स में पाया जाता है। मैं आपको बताऊँगा यूकैरियोट्स क्या होता है, प्रोकैरियोट्स क्या होता है, तो ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सभी यूकैरियोट्स में पाया जाता है। बस अभी थोड़ी देर के लिए समझ जाइए, यूकैरियोट वैसे ऑर्गेनेल्स होते हैं, वैसे स्पीसीज होते हैं, ठीक है ना, जिसमें जो होते हैं न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जिसके सेल में क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो यूकैरियोट्स में बस यहीं अभी थोड़ी देर के लिए समझ आए, न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेल। और प्रोकैरियोट्स वैसे होते हैं जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। मैं इसमें आपको अंतर बताऊंगा। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर यूकैरियोट्स तो पढ़ लिए। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह ऑल यूकैरियोट्स में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है डबल मेम्ब्रेन होता है। बाहर वाले को हम लोग बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाले को हम लोग बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन ही जो है तो इस तरह से देखिए, इस तरह से फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और वहाँ पर एक छोटे छोटे मैंने एक बीट्स टाइप के स्ट्रक्चर बनाए हैं इस तरह से, उसको हम लोग बोलते हैं F1 पार्टिकल। और F1 पार्टिकल की खासियत क्या होती है कि यहाँ पर जो होता है कि ATP का सिंथेसिस होता है और यहीं ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और इसको जो हम इसे फोल्डिंग पार्ट को हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं और इसके अंदर वाले पार्ट को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं, चलिए एक बार फिर से देखिए। इसको मैंने बताया कि ये आउटर जो हिस्सा होता है, जो घिरा होता है, उसको हम आउटर मेम्ब्रेन से, और इसका इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो फोल्डिंग स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। और उसी क्रिस्टी के ऊपर जो होता है F1 पार्टिकल होता है, इसका दूसरा नाम ऑक्जीसोम्स होता है। इसका फंक्शन होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर ATP सिंथेसिस एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर आप लोगों को समझ। अब इसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं, इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल या पावर प्लांट ऑफ द सेल। यह डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन ये पूछा जाता है हमेशा, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन ATP यहाँ फॉर्मेशन होता है और ATP को हम लोग एनर्जी बैटरी कहते हैं। ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक यूनिक कैरेक्टर क्या होता है, इसका पास खुद का जो है ना, इसका ओन DNA होता है और इसके पास राइबोसोम होता है। इस कारण से इसको हम ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, इट हैज़ ओन राइबोसोम एंड सर्कुलर DNA ऑटोनोमस ऑर्गेन। और लास्ट है ये एब्सेंट इन मेमेलियन RBC। और मेमेलियन RBC यानी स्तनधारी जो RBC जो होते हैं प्राणी, उनमें जो होता है RBC एब्सेंट होता है। स्तनधारी कौन होता है, जैसे मैन हो गए, हम लोग हो गए, ठीक है ना, स्तन बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें यह एब्सेंट होता है, ठीक है ना, उसके RBC में वह एब्सेंट होता है। या तो मैंने आपको बताया यूनिक कैरेक्टर होता है कि इसके पास जो होता है अपना खुद का सर्कुलर DNA और राइबोसोम होता है, ठीक। और एक खासियत इसमें एक आगे मैं अभी आपको बताऊंगा, एक और ऐसा चीज़ है जो उसके पास खुद का DNA होता है और उसका राइबोसोम होता है, वो होता है प्लास्टिड्स। ये दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि बताइए कि सेल के अंदर
एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन पूछा था, बताया एक सेल के अंदर न्यूक्लियस के अलावे वो कौन से 2 ऑर्गेनेल हैं जिसके पास अपने खुद का उसका डीएनए होता है, तो उसका जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको यहाँ पे समझ लिए कि क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है स्ट्रक्चर। मैंने इसको विस्तार से आपको समझा दिया है, ठीक है। अब हम लोग इसको आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट में आप लोगों को मैं बताऊँगा। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं इसके प्लास्टिड्स के बारे में। देखिए प्लास्टिड्स क्या होता है कि प्लास्टिड्स यह सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। जब प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिस्टिंग्विश करना हो तो इसके लिए एक अंतर यह होता है। जब हम अंतर करेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है, तो पहला अंतर यह कह सकते हैं कि प्लास्टिड्स प्लांट में एब्सेंट होता है, जबकि प्लास्टिड्स जो होता है एनिमल में एब्सेंट होता है। तो लिख दिया यहाँ पे प्लास्टिड्स जो होता है ना, यह एब्सेंट इन एनिमल सेल और प्रेजेंट इन प्लांट। ठीक, अब देखिए इसमें प्लास्टिड्स के 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसके कलर जो होते हैं वो ग्रीन पिगमेंट पाए जाते हैं, उसमें क्लोरोफिल पाया होता है और इसमें फोटोसिंथेसिस होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वह वाइट कलर का होता है और इसका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज। और जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसमें भी पिगमेंट पाए जाते हैं पर अदर देन ग्रीन को छोड़ करके, ठीक है। और इसका भी मेन काम क्या होता है कि पिगमेंट सिंथेसिस एंड स्टोरेज में इसका काम होता है, ये चीज़। अब इसके साथ ज़बरदस्त इसका एक अंतर ये है, ठीक है। यहाँ पे एक ज़बरदस्त एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसा मैंने बताया कि ये पहला ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, ठीक है ना, इसमें डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है। और सबसे ज़बरदस्त पॉइंट ये है कि डीएनए एंड राइबोसोम प्रेजेंट होता है। मैंने आपको पहले बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है, जिसके कारण से उसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहा जाता है। और ठीक वैसा ही चीज़ यहाँ पे भी होता है, डीएनए और राइबोसोम यहाँ भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यदि हम इसका क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर हमने खींचा तो देखिए क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, बाहर वाले को आउटर मेम्ब्रेन, इनर वाले को हम लोग इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ये जो खाली स्पेस जो आप देख रहे हैं इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। और ये कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सिक्का जो होता है ना, एक के सिक्के के ऊपर इस तरह से मतलब रख दिया है, ठीक है। एक सिक्के के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के चौथा, इस तरह से ये सिक्के के बंडल को जो है ना हम लोग बोलते हैं ग्रैनम बोलते हैं, और एक कॉइन्स को हम बोलते हैं थैलेक्वाइड, ठीक है। तो ये इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वेयर इज़ थैलेक्वाइड फाउंड, कि कहाँ थैलेक्वाइड पाया जाता है, वेयर इज़ ग्रैनम फाउंड, ये पूछ सकता है, वेयर इज स्ट्रोमा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर लिख दिया है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप ध्यान से। अब हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में, जिसे हम लोग सुसाइडल बैग कहते थे, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि लाइसोसोम जो होता है एक सुसाइडल बैग होता है जो अपने ही सेल को क्या करता है, डैमेज कर देता है। इसका कारण क्या है कि इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। तो जब यह मतलब हमारा सेल हेल्दी रहता है उस समय क्या होता है कि जो भी हमारे सेल के अंदर अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं उसको क्या करता है, वो इनगल्फ कर देता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। लेकिन क्या होता है कभी कभी जब सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्बेंस के कारण से ऐसा क्या होता है, वो अपने ही सेल के अदर ऑर्गेनल्स को क्या करता है, डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। इसी कारण से इसे कहा जाता है आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग। अपने ही को सेल को ही क्या करता है, वो डैमेज कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो यही चीज़ है लाइसोसोम। सुसाइडल बैग कंटेंस हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो कि इनगल्फ कर देता है ना, निगल लेता है किसको, डाइड सेल्स जो होते हैं और अनवांटेड मटेरियल्स इसको। लाइसोसोम बस्ट क्यों हो जाता है, फट क्यों जाता है, इसका कारण है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, इट डाइजेस्ट ओन सेल्स, ठीक है ना। और मैंने इसके पहले क्लास लिया था कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इस सेक्रेशन से इसका लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वैक्यूल। वैक्यूल में पढ़ेंगे अब हम लोग वैक्यूल। देखिए वैक्यूल जो है प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। प्लांट सेल में क्या होते हैं, बिगर होते हैं, जबकि एनिमल सेल में क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं, नहीं तो एब्सेंट ही होते हैं। यही अंतर होता है। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट सेल के वैक्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसका मुख्य काम क्या होता है कि ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट और रिजिडिटी देता है। हमारे सेल को रिजिडिटी और सपोर्ट देने का काम ये वैक्यूल का होता है।
और ये जैसे मैंने बताया आपको, मच लार्जर इन प्लांट सेल देन एनिमल सेल। ठीक है, प्लांट सेल में क्या होता है, इसका साइज़ बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि लगभग ये जो 90% स्पेस यही घेर लेता है प्लांट सेल का। ठीक है, वैक्यूल। और इसमें सबसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यह जो वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन जो होता है, उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? उस मेम्ब्रेन का नाम होता है टोनोप्लास्ट। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे, टोनोप्लास्ट। ठीक है, और उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रोसोम के बारे में लास्ट। यह सेंट्रोसोम क्या होता है कि सेंट्रोसोम को हम लोग सेंट्रियोल्स भी कहते हैं, तो हम लोग क्लास 9th के लिए उतना डीप में नहीं जाना है, लेकिन ये याद रखना है कि सेंट्रोसोम जो होता है, क्या होता है सेंट्रोसोम, यह एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। इसका मुख्य क्या काम होता है, सेल डिवीजन में यह हेल्प करता है, वहाँ से स्पिंडल का निर्माण होता है और उस तरह से क्या होता है, सेल को डिवाइड कर देता है। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि सेंट्रोसोम क्या होता है। सेंट्रोसोम को सेंट्रियोल्स भी कहते हैं, है ना, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं, छोटे होते हैं, उससे मतलब जो फॉर्मेशन होता है वो सेंट्रियोल्स है। यानी सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स दोनों एक ही चीज़ है, उसमें कोई कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स सिमिलर चीज़ है, ठीक, जो कि एनिमल सेल में पाया जाता है और प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है। किस तरह से हेल्प करता है, स्पिंडल फॉर्मेशन करता है। मैं आपको इस तरह से इसका डायग्राम बता रहा हूँ, देखिए इस तरह से, इस तरह ऐसा होता है यह चीज़, इस तरह से इस फिगर को यहाँ से देखिए, ऐसे समझिए। ठीक, यहाँ पर क्या होता है कि जब पेरीफेरी पर यहाँ पे इस जगह पे क्रोमोजोम जब यहाँ पे आ जाते हैं, इस तरह से ये क्रोमोजोम आ जाते हैं, और जब सेल डिवीजन होता है तो यहाँ पर जो होता है हमारा सेंट्रोसोम, और यहाँ पे जो सेंट्रोसोम होता है, यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, इस तरह से ये स्पिंडल फाइबर निकलते हैं इस तरह से, इससे जा कर के क्या होते हैं, ये चिपक जाते हैं और फिर इसको क्या करते हैं, इसको पुल करते हैं, खींचते हैं इस तरह से। पुल करने से क्या होता है कि ये क्रोमोसोम का एक हिस्सा जो टुकड़ा यहाँ से इस तरह से ब्रेक हो जाता है और दो सेल का फॉर्मेशन होता है इस तरह से, ठीक है ना। तो एक सेल से दो सेल बनता है, तो इस तरह से सेल डिवीजन होता है। ये सेल डिवीजन में पढ़ना है, ठीक है, ये 12th में बताया जाता है इस चीज़ों को। तो यहाँ तक आप लोगों ने इस चीज़ को सीखा, समझा, समझ में आया। अब मैं आपको बताऊँगा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। देखिए कुछ बुक्स में क्या है कि पहले ही एनिमल सेल प्लांट सेल के बारे में लिख दिया जाता है डिफरेंसेस, पर मैं आपको अब बताऊंगा। तब इसलिए ऐसा बताऊंगा क्योंकि अब आपको ये समझ में आएगा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर होता है। मैं आपको पहले बता देता तो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आता। यही मेरा पढ़ाने का तरीका है, मैं जब तक किसी चीज़ को पहले आपको समझाऊंगा नहीं तब तक उसके बारे में आगे बताऊंगा नहीं, और मैं हर चीज़ को रिलेट करके पढ़ाता हूँ ताकि आप लोग कभी भी उबे नहीं और पढ़ने में मज़ा आए, इंटरेस्ट बना रहे। अब देखिए आप प्लांट सेल एनिमल सेल में खुद आप अंतर बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने इधर एनिमल सेल लिखा और इधर प्लांट सेल लिखा। अब जैसे मैं पहला अंतर यदि कहूँ फर्स्ट इसमें, तो इसमें क्या होता है, जैसे मतलब सबसे पहली बात कि सेल वाल की बात यदि हो जाए, सेल वाल की, तो सेल वाल जो होता है इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, जबकि प्लांट सेल में क्या होता है, यह प्रेजेंट होता है। दूसरा अंतर, दूसरे प्लास्टिड्स की बात यदि मैं कहूँ, प्लास्टिड्स, तो प्लास्टिड्स इसमें भी एनिमल सेल में क्या होता है, एब्सेंट होता है, और प्लांट सेल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। मैंने बताया था प्लास्टिड्स के 3 टाइप होते हैं, जिसमें क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। एनिमल सेल में तो फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है, इसलिए एब्सेंट, ठीक, याद रख सकते हैं इस तरह से। तीसरी में मैं आपको बताऊं कि सेंट्रियोल की बात मेरे दिमाग में आ गई, तो सेंट्रियोल लिख ही देता हूं, सेंट्रियोल, ठीक है ना, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम्स, ठीक है ना। तो अभी मैंने बताया कि यहाँ पे इसमें एनिमल सेल में क्या होता है, यह प्रेजेंट होता है, और इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। चौथे में मैं आपको अंतर बताऊं, वो है वैक्यूल की। तो वैक्यूल क्या होता है, इसमें जो होता है या तो एब्सेंट होता है, एब्सेंट और लेसर अमाउंट, कम मात्रा में होता है, और इसमें जो होता है यह प्रेजेंट होता है हमारे प्लांट सेल में। और मैंने आपको बताया था कि यह जो 90% जो है ये हमारे
वॉल्यूम को ये ज़्यादातर यही घेर के रखता है प्लांट सेल को। सबसे ज़्यादा जो स्पेस को घेरने में इसी का वैक्यूल का ही मतलब हाथ होता है। देखिए अब आप एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर समझ गए। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस होता है। यह भी पहले पढ़ाया जाता है लेकिन मैं आपको बाद में बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंतर को समझते हैं। और इधर यूकैरियोट्स। अब देखिए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में आप लोग अंतर समझ जाएंगे। पहला वह न्यूक्लियस, इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, और इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नाम से यह स्पष्ट है, यू का अर्थ होता है ट्रू, ये ग्रीक वर्ड है, यू का अर्थ होता है ट्रू, कैरिया का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि इसमें न्यूक्लियस जो होता है प्रेजेंट होता है, इसमें प्रोकैरियोट्स में यह एब्सेंट होता है। तो हम लोग सबसे समझेंगे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स होता है क्या है, इसके कुछ एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो देखिए प्रोकैरियोट्स के ये एग्जांपल यदि मैं यदि कहूँ तो यह है वायरस, है ना, एंड बैक्टीरिया। और वायरस बैक्टीरिया को छोड़ करके जितने जो है ये सब आपके मतलब इसमें आ सकते हैं, यूकैरियोट्स में आ सकते हैं, ठीक है ना। यूनिसेलुलर इस तरह से हो गए, एंड मल्टी सेलुलर जनरली ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें आपको डिस्टिंग्विश करना हो तो बस आपको याद रखना है, वायरसेज हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, इसको साइनो बैक्टीरिया भी बोलते हैं, साइनो बैक्टीरिया भी बोलते हैं, पीपी येलो, है ना, प्लीरोनोमोनिया लाइक, और जो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है। तो ये सब मतलब जितने भी वायरसेज हैं ये सब प्रोकैरियोट्स में आ जाते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स याद रखेंगे, वीजीए, साइनोबैक्टीरिया, पीपी येलो। तो इस तरह से जो है ये, अब इनको छोड़ करके जो बाकी है सब यूकैरियोट्स में आते हैं। तो न्यूक्लियस की बात हो गई, एब्सेंट। और दूसरा में हम लोग पढ़ेंगे इसमें से राइबोसोम की बात। तो देखिए राइबोसोम जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है और इसमें भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन अंतर क्या होता है, अंतर ये होता है इसके टाइप्स में अंतर होता है। प्रोकैरियोट्स के अलग टाइप के होते हैं और यूकैरियोट्स के अलग टाइप के होते हैं, जो आपको यहाँ पढ़ना नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि प्रोकैरियोट्स में भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है। फिर उसमें थर्ड में सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि यहाँ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल की बात होती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, स्पेलिंग पे आप लोग नहीं जाइएगा, जल्दी जल्दी मैं लिख लेता हूँ, ठीक है ना। आपको सिर्फ समझ लेना है। और जो बोल रहा हूँ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो होगा, ठीक है, इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसमें नहीं होता। और इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्रॉस कर दिया, समझ जाइए, एब्सेंट होता है और इसमें क्या होता है, एब्सेंट। कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, कोई भी हमारा सेल जो होता है मेम्ब्रेन से जो घिरा होता है, जो कि इसमें मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता, इसमें मेम्ब्रेन से घिरा होता है। और चौथा जो है इसमें क्रोमोजोम की बात जब कही जाएगी तो क्रोमोजोम का जो नंबर जो होता है इसमें 1 होता है और इसमें जो होता है मोर देन 1। अब आप लोग समझ रहे हैं कि क्रोमोजोम क्या होता है। यदि मैं आपको पहले बताया रहता कि क्रोमोजोम 1 होता, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता। लेकिन अब तो आप समझ गए कि क्रोमोजोम क्या होता है। क्रोमोजोम जो होता है न्यूक्लियस के अंदर जो होता है, जो लंबे पतले उलझे क्रोमेटिड्स होते हैं, और जब उसका डिहाइड्रेशन होता है तो क्रोमोजोम का फॉर्मेशन होता है। और हमारे शरीर में 23 पेयर्स क्रोमोजोम होते हैं, जो कि हमारे कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और यही कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, ठीक है। तो आप क्रोमोजोम को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, ठीक। तो ये बेसिक अंतर ये सब है। अब मतलब हम लोग कुछ पढ़ेंगे कुछ साइंटिस्ट के बारे में कि किसने क्या डिस्कवर किया, वो थोड़ी सी मैं बात बता दूं। जैसे कि पहला, जैसे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु डिस्कवर्ड सेल, हु डिस्कवर्ड सेल, तो सेल के लिए कौन डिस्कवरी किया, तो आप लोग जैसे इसको याद कर सकते हैं, सेल, इसको रॉबर्ट हुक ने देखा था, ठीक। एक्चुअली इन्होंने सेल को नहीं देखा था, सेल वॉल को देखा था, जो कि मतलब बी हाइव के स्ट्रक्चर की तरह उनको दिखाई पड़ा था, ठीक।
ठीक है, मधुमक्खी के छाते की तरह ये क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद इसमें से सेल के बारे में जो है एक क्वेश्चन फिर उसके बाद पूछाता है कि लिविंग सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था, लिविंग सेल को, तो ये है वॉन लीवेनहॉक। ये साइंटिस्ट ने इसने वॉन लीवेनहॉक ने इसको लिविंग सेल्स को सबसे पहले देखा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से पूछता है कि प्रोटोप्लाज्म जो है टर्म किसने दिया था, पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है एक है कि ये सेल्स जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनता है, सेल्स फॉर्म बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसको रुडोल्फ विर्चो नाम के साइंटिस्ट ने इसको कहा था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विर्चो का क्या था, उन्होंने क्या दिया था, कौन से नियम को पोस्टुलेट्स किया था। तो ओमनी सेलुला ए सेलुला है ना, एक ग्रीक में लिखा रहता है एक लाइन, ओमनी सेलुला ए सेलुला। इसका अर्थ होता है कि सेल जो है हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। कोई भी सेल का फॉर्मेशन होता है तो उसके पहले कोई एक सेल आया होगा, इसका मतलब ये होता है। यदि कोई सेल है तो उसके पहले कोई सेल आएगा, वो सेल कहाँ से आया तो उसके पहले भी कोई एक सेल होगा, और वो सेल कहाँ से आया तो उसके पहले भी कोई एक सेल होगा। तो वहाँ से इस तरह से सेल्स का जो जन्म होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। इसी को उन्होंने कहा था ओमनी सेलुला ए सेलुला, ठीक है, जिसको रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। तो ये हो गया, ठीक। और इसमें यही सब साइंटिस्ट हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, बस इतने ही है। और हाँ, एक पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी, वो लिख सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नल एंड रस्का नाम के साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी। तो ये सब डिस्कवरर हैं, ज़्यादा डिस्कवर से क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, एक दो आते हैं जो मैंने आपको बता दिया। तो यह जो है हमारा सेल डिवीज़न पूरा का पूरा ख़त्म हो गया अच्छे से। अब जो रहा जो है कसर, वो आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाएंगे उसमें थोड़ा बहुत मिल सकता है, लेकिन उम्मीद रखिए कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा जो मैंने आपको सेल पढ़ाया है, ठीक है। तो हमने सेल को इस तरह से पढ़ाया है कि जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं उस सभी को हमने इसमें डाल दिया है, लेकिन इस तरह से डाला है कि ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए, समझने में मज़ा आए। ऐसे पॉइंट वाइज या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराता तो आप काफ़ी लंबा समय हो जाता है, लेकिन इस तरह की पढ़ाई में क्या होगा, कम समय में आप ज़्यादा जानकारी गैदर कर सकते हैं। बस आपको यही करना है कि उसको बार बार पढ़ना है, समझना है और नोट करना है। मैंने थोड़ा फास्टली पढ़ाया है तो आप थोड़ा पॉज करके आप उसको देख सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और इसको वॉच करते रहिए, लोगों को सब्सक्राइब करते रहिए, बताते रहिए कि साइंस दर्पण चैनल पे आइए। और धीरे धीरे साइंस दर्पण चैनल पे सभी चीज़ मतलब आपको अपलोड की जा रही हैं, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स के हमने बहुत सारे लेसन डाल रखे हैं, केमिस्ट्री के भी लेसन डाल रखे हैं, बायो के लेसन्स जा रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे सारे लेसन्स आपको चले जाएंगे। और थोड़ा सा मेरा वीडियो लेसन बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि जब तक मैं बड़ा नहीं रखूँगा तब तक आप लोगों के पूरे कंटेंट्स नहीं आएंगे, और इस तरह से छोटे मोटे कंटेंट्स पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आजकल जो यूट्यूब पे इस तरह से डाले जा रहे हैं छोटे मोटे कंटेंट से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये टाइम की बर्बादी है, ठीक। तो आप ऐसे कंटेंट्स को देखें जिसमें आपको लगे कि हाँ, इस कंटेंट्स से हमारा हेल्प हो सकता है, उसी कंटेंट्स की तरफ आप लोग जाएं, ठीक है। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं पढ़ाने में विश्वास रखता हूँ। आप लोग पढ़िए, और जो भी आपको दिक्कत हो मेरे FB पेज पर जा कर के आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।